नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की बात करेंगे कि भारत का लोकतंत्र किस तरह से चल रहा है और दुनिया भारत के लोकतंत्र को किस तरह से देख रही है। देखिए, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता था और कहा जाता है, और संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जहां जनता की आवाज सर्वोपरि हो और शासन जनता की इच्छाओं के अनुरूप चले। लेकिन पिछले 10 सालों में हम क्या देख रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मोदी साहब के शासनकाल में इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता, विपक्ष की भूमिका और अवाम के हक और हुकूक पर लगातार संकट के बादल दिख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा आधार है वो उसकी स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, जैसे कि देश का इलेक्शन कमीशन है या फिर पार्लियामेंट हो। और अगर आप इस देश की मीडिया की बात करिएगा या दुनिया भर की मीडिया की बात करिएगा, तो जो मीडिया हमारी होती है वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में जो सत्ता का दबाव इस कदर बढ़ गया कि हम सब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और संसद में जहां पर हम अपने सांसदों को चुन करके भेजते हैं, जो जनता की आवाज होती है, उसमें बहस की परंपरा जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। किसी भी देश का लोकतंत्र हो, खासकर हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो तभी सशक्त होता है जब मीडिया जो है वो मजबूत होती है, जब मीडिया सशक्त होती है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा तबका, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता का स्टार प्रचारक बन गया है। क्रिटिकल जर्नलिज्म को दबाने के लिए उन पर देशद्रोह के मुकदमे, यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए जा रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारों और विचारकों को या तो चुप कराया जा रहा है और या जेल भेजा जा रहा है। इससे लोकतांत्रिक जो हमारे मूल्य हैं उनको जाहिर सी बात है कि गहरी चोट पहुंचती है। अब आप देखिए कि 2014 के बाद से जो भारत की स्थिति हो रही है, जो अंग्रेज करते थे, 2014 के बाद से भारत में भी वही हो रहा है। अंग्रेजों ने काका कालेकर को 1 साल के लिए इसलिए जेल भेज दिया था क्योंकि उन्होंने नवजीवन में एक आर्टिकल लिख दिया था, एक लेख लिख दिया था, और इंदुलाल याग्निक जी को सिमिलर सजा मिली थी कि उन्होंने स्पीच देकर करके अंग्रेजों का विरोध किया था। तो आज क्या हो रहा है, इस देश के जो पत्रकार क्रिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के बारे में लिख रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, उन पर आप तरह तरह के चार्जेस लगा रहे हैं, जैसे करण थापर जी के साथ अभी हुआ या सिद्धार्थ वी जी के साथ हुआ। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब इस देश की मीडिया को, इस देश की पार्लियामेंट को, इस देश के इलेक्शन कमीशन को और जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फ्री छूट मिलेगी काम करने के लिए। अब आप देखिए कि जब किसी भी देश के लोकतंत्र में, और हमने भी देखा है कि जो भारत का जो लोकतंत्र है उसमें विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी। मैं तो बात करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी जी तक, इंदिरा गांधी जी से लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी तक, नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी जी तक। इस दौर में, ये जो दौर था, इसमें विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी और विपक्ष को बराबर का साझीदार बनाया जाता था संसद में बहस करने के लिए। अगर कहीं कोई इंटरनेशनल इशू होता था तो इसमें विपक्ष और पक्ष एक साथ खड़े होकर के बात करते थे। लेकिन 2014 के बाद से क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जानबूझ करके जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रयोग करके विपक्ष को कमजोर करने के लिए इन संस्थाओं को एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे संसद और राज्यों में जो एक हेल्दी डेमोक्रेटिक डिस्कशंस की जो परंपरा थी वो खाली प्रभावित नहीं हुई है बल्कि बहुत हद तक वो खत्म हो रही है। मेरा ये एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि 2014 के बाद से सत्ता का जो एकाधिकार है वो बहुत सारे पर्पजेस के लिए किया गया है और किया जा रहा है, चाहे वो विपक्षी सांसदों के खिलाफ हो या फिर मीडिया के खिलाफ हो, बुद्धिजीवियों के खिलाफ हो और या फिर किसानों के खिलाफ हो। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो
एक जो बिल था जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके बारे में आपको याद दिलाऊंगा कि जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ था, वो इतना बड़ा अमेंडमेंट था आईपीसी का, जब वो पास हुआ तो इस देश की संसद में 146 सांसद जो थे वो निलंबित थे। आप सोचिए कि जब विपक्ष के 146 सांसद निलंबित हैं और इतना बड़ा लॉ पास हो रहा है। 17वीं लोकसभा आजादी के बाद से वो पहली लोकसभा थी जिसमें डिप्टी स्पीकर था ही नहीं। तो ये भारत के लोकतंत्र को किस डायरेक्शन में ये सरकार लिए जा रही है, इससे इन सब चीजों का अंदाजा होता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि 146 सांसदों को आप पार्लियामेंट से सिर्फ इसलिए निष्कासित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं कि जो पार्लियामेंट में एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उसके बारे में ये सांसद आवाज उठा रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो मेरा एक छोटा सा निष्कर्ष मैं निकालता हूं, जिसके हिसाब से अगर आप कहें कि इन द लास्ट 11 years आवर डेमोक्रेसी इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस, but it is a diminishing democracy when it comes to equality, freedom and parliamentary values. अब आप देखिए कि पिछले 11 सालों में सरकार ने ज्यादातर जो भी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किए उसका एकमात्र एजेंडा रहा कि जनता के अधिकारों को सीमित किया जाए और सरकार को अधिकतम पावर देने का प्रयास किया गया। देश का जो एक आम नागरिक है, मतलब किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, इनको अकाउंटेबल किया गया सरकार के प्रति, ना कि सरकार अकाउंटेबल रही जनता के प्रति। जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हमेशा उस भारत का सपना देखा कि जिसमें सरकार जो थी वो अकाउंटेबल होगी जनता के प्रति। मेरा एक बड़ा स्ट्रांग मानना है, आजकल जो सत्ता दल हैं वो ये उनसे अगर बोलो, उनके लोगों से बात करो या मीडिया के एक बड़े सेक्शन से बात करो भारत के लोकतंत्र के बारे में, तो कहेंगे कि साहब इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी क्या केवल इलेक्शंस तक ही सीमित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें तो नागरिक स्वतंत्रता भी शामिल होती है। मोदी साहब की शासनकाल में असहमति की आवाज को देश विरोधी करार दिया गया। इस पर उस्मान मिनाई साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है। वो कहते हैं कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप हालत देखिए, आज की मोदी जी की सरकार की आप कार्यप्रणाली देखिए, उनकी मोडस ऑपरेंडी देखिए कि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे तो आप वो बोलेंगे कि आप देश विरोधी हैं। अब आप देखिए बहुत सारे इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे कि किसानों का आंदोलन था। अब किसान आंदोलन अपने हक और हुकूक के लिए उस काले कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अन्नदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस देश के अन्नदाता जो कि हमारा पेट भरते हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा। उनको खालिस्तानी कहा, उनको उग्रवादी कहा, और यहां तक कि उनकी एक सांसद ने कहा कि जो किसान आंदोलन थे उनमें महिलाओं के साथ गलत काम भी हुए। इंटरनेट बंदी हुई और निगरानी तंत्र का जो खासकर जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है उसने नागरिकों की स्वतंत्रता को ही सीमित कर दिया। तो क्या यही गांधी जी ने सोचा था कि इस भारत की आजाद भारत में क्या कभी ऐसा होगा कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है या जो नागरिकों के अधिकार हैं उनको आप लिमिट कर देंगे? अब प्राइम मिनिस्टर साहब का जो शासनकाल है, खासकर अगर हम 2014 की बात करें, तो भारत का लोकतंत्र बहुत सारे गंभीर संकटों से गुजरा है, जहां जनता की भागीदारी और संस्थाओं की स्वतंत्रता कम होती रही। ये तो हम लोग सब देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है, और सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन है, जो केंद्रीकरण है, वो बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र जो है, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने लोकतंत्र का जो इस्तेमाल किया है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया है। तो क्या लोकतंत्र चुनाव जीतने का ही खाली एक नाम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नागरिक स्वतंत्रता, असहमति के सम्मान और संस्थागत संतुलन पर टिका हुआ है। और अगर इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो देन मार्क माय वर्ड्स, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो इतिहास बन जाएगा। अक्सर हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी संविधान की बात करते हैं, जब वो
पार्लियामेंट में गए, एक दो बार देखा तो संविधान के सामने नतमस्तक भी हुए। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी या आज के सत्ता पक्ष से पूछिए, कहिए कि साहब संविधान खतरे में है, और अगर आप कहिएगा कि संविधान के साथ साथ लोकतंत्र भी खतरे में है, तो ये कहते हैं कि चुनाव साहब हो रहे हैं। मगर याद रखिएगा कि आज की तारीख में जो डिक्टेटरशिप का फॉर्मेट है वो यही है। ये मोबाइल फोन है। आज जिस तरह से मोबाइल फोन स्मार्ट हो रहे हैं, वैसे आज भारत में डिक्टेटरशिप भी स्मार्ट होती रही है। हम इस बात पर जरूर बहस कर सकते हैं कि आज के सेटअप में को हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहें या कॉम्पिटेटिव अथॉरिटेरियन कहें, इस पर जरूर थोड़ा बहुत स्कोप ऑफ डिस्कशन बनता है, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डेमोक्रेसी कभी नहीं बचे हैं। अक्सर ये बात होती है, जैसे मैंने अभी आपको एक शेर भी सुनाया, देशभक्ति के ऊपर बात होती है, नेशनलिज्म पर बात हो रही है। लेकिन आज के इस मुश्किल वक्त में देशभक्ति की जो कल्पना है और प्रदर्शन किस प्रकार किया जा रहा है, भारत में जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो प्रोजेक्ट था, दैट टुक शेप ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, और ये उन मूल्यों से प्रेरित था जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित किया, जैसे कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, लिबर्टी, इंक्लूसिवनेस एंड प्रोग्रेस। और भारत के संविधान ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने भारत के उस संविधान ने जो एक आइडिया ऑफ इंडिया दिया, वो एक सिंगुलर आइडिया बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक टूल बॉक्स था प्लूरल आइडियाज ऑफ इंडिया का, जो कभी भी नेशनलिज्म के मेजॉरिटेरियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म में विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज राष्ट्रवाद के नाम पर तरह तरह के विचारों को कानून बनाकर इस देश की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। अब आप ये देखिए कि आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया कैसे देख रही है। अक्सर हम लोग बात करते हैं ना कि मोदी जी को टाइम मैगजीन में मोदी जी की तस्वीर छपी, मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को फलानी कंट्री ने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। बहुत अच्छी बात है, चलिए दिया। लेकिन दुनिया भर की संस्थाएं आज भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या बोल रही है। वीडम इंस्टीट्यूट, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, इसने भारत का जो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2013 में था, इसके हिसाब से वो 0.57 था, जो 2020 में गिरकर 0.34 रह गया, और ये इस इंडेक्स में लगभग 23% की गिरावट आई। वीडम रिपोर्ट 2021-23 कहती है, जो कि भारत को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखती है, यानी कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट देयर आर नो डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स। ऐसे ही एक संस्था है फ्रीडम हाउस, जो कि एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फ्रीडम ऑफ वर्ड 2023 रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया इज अ पार्टली कंट्री and warned that once a country become partly free it is difficult to recover। and ये रिपोर्ट जो है वो भारत की डेमोक्रेसी को बोलती है कि द इंडियन डेमोक्रेसी इज लूजिंग ग्राउंड। लंदन बेस्ड द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या बोलती है कि इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 7.18 इन 2023 दैट पुट्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्लॉड डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद विच कंट्री, श्रीलंका। अब ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बोलती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखती है। अगर आप इक्वलिटी की बात करिएगा तो अभी 27 मार्च 2025 को इस देश के ज्यादातर लीडिंग न्यूज़पेपर्स में एक रिपोर्ट छपती है, यूएस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। बाय होम? बाय द यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। वो क्या कहती है कि माइनॉरिटीज इन इंडिया आर फेसिंग डिटोरिएटिंग ट्रीटमेंट, और ये रिपोर्ट इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखती है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश आते हैं। और अगर आप मीडिया की फ्रीडम की बात करिएगा, प्रेस फ्रीडम की बात करिएगा, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत के जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत आउट ऑफ 180 कंट्रीज 151वें स्थान पर है। अच्छा, अब इसको आप लिंक हम करते हैं। अगर आप इसको लिंक करिएगा तो भारत की एक फ्लैगशिप स्कीम है मिड डे मील स्कीम,
उसके अंतर्गत भारत के जो स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को मिड डे मील मिलता है। अगस्त 2019 में मिर्जापुर के एक जलालपुर एक ब्लॉक था, वहां के मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही थी। तो एक पवन जायसवाल नाम जी के पत्रकार थे, उन्होंने इस घनघोर लापरवाही को उजागर किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि पवन जायसवाल जी के ऊपर तमाम तरह के केसेस जो हैं वो लगा दिए गए। यानी कि इस देश में सरकार की अगर कहीं कमियां हो रही हैं उसको उजागर किया जा रहा है, तो जो पत्रकार, जो नागरिक उसको उजागर कर रहे हैं उनके ऊपर तमाम तरह के उसमें बुक किया जा रहा है। अब अगर हम 360 डिग्री अप्रोच लेकर के हम बात करें तो आज देखिए क्या हो रहा है। देश की ज्यादातर संस्थाएं जो हैं वो सरकार की कठपुतली हो गई है। अब मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बल्कि मैं क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है। अगर हम गवर्नर साहिबान की बात करें तो अगर 2014 तक से पहले तक क्या होता था कि अगर किसी भी स्टेट में सरकार कोई अन्याय करती थी तो इस देश का विपक्ष, इस देश का नागरिक, इस देश के मीडिया हाउसेस गवर्नर साहब के पास जाते थे और उनके सामने अपना केस रखते थे और वहां से न्याय मिलता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि कुछ गवर्नर साहिबान जो हैं वो स्टेट में पैरेलल रूल चला रहे हैं, मतलब एक सरकार चला रहे हैं एक हिसाब से, और गवर्नर साहिबान अपनी मर्जी से सदन में भाषण में काटछाट कर रहे हैं। तो और ये भी देखा गया है कि कुछ गवर्नर्स जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी और पुलिस चीफ को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहे हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि व्हाट इज द गवर्नर डूइंग फॉर द 2 years सिटिंग टाइट ऑन दीज बिल्स। पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल, जो गवर्नर साहब थे बनवारीलाल पुरोहित जी, वो जब कुछ क्रूशल बिल्स को रोके हुए थे, उसमें तमाम बिल्स थे, जैसे सिख गुरुद्वारा का बिल था, पुलिस का तमाम था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि यू आर प्लेइंग विद फायर। मतलब क्या इससे बड़ी फटकार कुछ हो सकती है? तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के बारे में भी कुछ महामहिम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कहा था। तो ये रही गवर्नर साहिबान की बात। अगर आप पुलिस की बात करिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जो कि काफी तमाम अखबारों में छपा भी था, एक जबरदस्त फटकार लगाई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की थी, उसमें कहा था कि डज द स्टेट हैव रूल ऑफ लॉ और नॉट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मौके पर यह भी कहा था उत्तर प्रदेश के पुलिस में कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। मतलब जब किसी राज्य की पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि वो पुलिस बायस होकर के काम कर रही है, तो उस देश के लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी, ये किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल आपने देखा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं इस देश में, अरविंद केजरीवाल जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप ईडी CBI लगाती है। जब लोकसभा के इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी, जो इस देश का मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। मैं तो बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ये बैंक अकाउंट बिल्कुल नहीं फ्रीज किए गए, ये तो इस देश का लोकतंत्र इन्होंने फ्रीज किया था। हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हुआ कि इलेक्शन से, लोकसभा के इलेक्शन और वहां के विधानसभा के इलेक्शन से ठीक पहले हेमंत सोरेन जी को, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? ताकि किसी न किसी तरह से इलेक्शंस को प्रभावित किया जा सके। जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन जी अपनी पार्टी के चीफ थे, जब वो इलेक्शंस में जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पार्टी की तो कहीं ना कहीं हिट होगी। तो बहरहाल भारत में आज जो लोकतंत्र की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। भारत के अंदर तमाम संस्थाएं और इस देश के बाहर की संस्थाएं भारत के लोकतंत्र पर चिंता जता चुकी हैं। मैं सिर्फ मुझे इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है, जिसको कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुजफ्फर रजवी साहब का, कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।